पंजाब सिंध हुकूमत तनाज़े पर सदर आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। बिलावल हाउस कराची में मुलाकात में सियासी सूरत हाल, सिंध और पंजाब हुकूमत में तनाव पर बात हुई। सदर ने मोहसिन नकवी को मौजूदा सूरत हाल में किरदार अदा करने की हिदायत की। मोहसिन नकवी आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करके सदर आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया का दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद पहुँच गए। इसमें शक नहीं, मरियम नवाज तैयारी कर रही हैं और वज़ीर आला बनेंगी। शहबाज शरीफ खुद मरियम नवाज को वज़ीर आज़म का हल्फ उठाएंगे। ये सब तब मुमकिन है जब शहबाज शरीफ समझें कि अब पार्टी की अगली नस्ल को आना है। वज़ीर आज़म के सियासी उमूर के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, मोहसिन नकवी की सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकातें होती रहती हैं। सियासी गर्मा गर्मी में सदर आसिफ अली ज़रदारी और शहबाज शरीफ किरदार अदा कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, मरियम नवाज वो तैयारी कर रही हैं और उस मुल्क की वज़ीर आज़म बनेंगी और मियाँ शहबाज शरीफ साहब खुद वज़ारत उज़्मा का हलफ दिलाएंगे। मोहसिन नकवी साहब ज़रदारी साहब के बरखुरदार हैं, अक्सर ज़रदारी साहब उनको बुलाते रहते हैं। ये शुरू हुआ है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, उसके बाद फिर जवाब दिया है मरियम नवाज साहबा ने। तो इस मामले में ज़रदारी साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब वही रोल अदा कर सकते हैं, उनके अलावा कोई किसी और का रोल बनता है। प्रोग्राम खबर में पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को चैलेंज। कहा, मैं और मरियम नवाज अपनी नशिस्तें छोड़ देते हैं और दोबारा इलेक्शन कराते हैं। पता चल जाएगा किसने काम किया है और कौन टिकटॉक की वजह से मशहूर है। किसी को बगैर मेहनत के इक़दार मिल जाए तो उसे फिर समझ नहीं आती। इस बार इनकी लॉटरी निकल आई है, हर बार तो नहीं निकलेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब कार्ड खेलना शुरू कर दिया। जब इंसान समझते हैं कि आपने बहुत बड़ा काम किया है, कारनामा किया है ना, तो जिस सीट से चीफ मिनिस्टर साहबा इलेक्शन लड़ी हैं और जिस सीट से मैं इलेक्शन लड़ा हूं, दोनों रिजाइन कर देते हैं और दोबारा से इलेक्शन कर देते हैं। पता चलेगा पब्लिक आपके साथ है या सिर्फ टिकटॉक और आर्जी शोहरत इश्तिहारों के जरिए मिल रही है, वो आपके साथ है। जाके साउथ पंजाब में वो जाके फुटेजेस दिखाएं, वहां पे लोग किस हालत में, ये लोग बेचारे बहुत बुरे हालत में, किसान तबाह हो गए। अब उन्होंने कहा इसको डाइवर्ट करें कि पंजाब कार्ड खेलने की कोशिश करें। हमने वफाकी हुकूमत से बात की है कि जी पंजाब सूबे में जो हमारे मजदूर किसान हमारे भाई, उनकी हकूक के लिए हमने कहा कि जी आप बीआईएसपी के जरिए उनसे उनकी मदद करें और इंटरनेशनल इमदाद करें। इंटरनेशनल इमदाद की बात प्राइम मिनिस्टर साहब ने की तो वो खुददार नहीं है और ये खुददार हैं क्योंकि उन्होंने बात नहीं की। लेकिन जहां पे आप देखते हैं ना कि इक़्तिदार आपको ऐसे ही बगैर मेहनत के कहीं भी किसी को मिल जाए तो आपको उसकी कदर नहीं होती। आप पहले इनके स्पीच राइटर ने कहा वोट को इज्जत दो चलाओ, आपने देख लिया क्या हुआ। फिर इनके स्पीच राइटर ने बोला मुझे क्यों निकाला, चलाओ, उस पर आपने देखा क्या हो गया। फिर आप उनको अब स्पीच राइटर ने बोल दिया तुम पंजाब कार्ड खेलना शुरू कर दो। अगर मरियम वजीर आजम बन गई लेट से 2029 से पहले, तो क्या पीपल्स पार्टी उनके साथ भी कोalition में बैठ सकती है? लॉटरी कभी कभी खुलती है, हर बार नहीं खुलती है। मालिक साहब 2024 का मंजरनामा आपसे छुपा हुआ है या मुझसे छुपा हुआ है? पंजाब की बात करने पर लोगों को गुस्सा आता है। अगर मरियम नवाज पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन करेगा? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, सूबे की तरक्की से जलने वालों के दिमाग साफ कर रही हूँ। पंजाब से जराइम और गंद का खात्मा कर दिया। पंजाब की तरह सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को भी साफ देखना चाहती हूँ। मरियम नवाज ने कहा, तमाम सूबों को बहुत पैसा मिलता है, आवाम को सहूलतें दस्तियाब नहीं तो सूबाई हुकूमतों से सवाल करें। अपना हक मांग कर नहीं बल्कि बिन मांगे मिलना चाहिए। पंजाब हुकूमत को शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा पर बैठे अच्छे नहीं लगते। पीपी से खार ये है कि शहबाज शरीफ को जरदारी साहब ने नामजद किया। पीपल्स पार्टी का तुर्की बतुर्की जवाब। सेनेटर पलवशा खान ने कहा, पीपी इत्तेहादी है, आपकी गुलाम नहीं। सेनेटर वकार मेहदी बोले, सिंध 71% गैस पैदा करता है, हमने तो नहीं कहा हमारी गैस है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात ने सिंध हुकूमत को सिंधु देश का ताना भी दे दिया। अज़मा बुखारी ने कहा, सिंध किसी वडेरे की जागीर नहीं जिसको आप हर फोरम पर सिंधु देश कहते हैं। जमहूरियत का लेक्चर हमें मत दें, आपने जमहूरियत अपने नाजुक कंधों पर नहीं उठाई। आप दिन रात हमारी क़यादत पर हमले करेंगे तो क्या हम फूलों के हार पहनाएंगे? शोले उगलती ज़ुबानों के साथ सीज़ फायर की उम्मीद कैसे रखते हैं? पहले गालियाँ देते हैं, शोला बयानी करते हैं, जवाब दो तो रोने बैठ जाते हैं। ये हमारी क़यादत और पार्टी की आला ज़रफ़ी है जो ज़ाती हमलों के बाद भी खामोश है।
خبر دے رہے ہیں آپ کو بھکر سے دریا خان روڈ پر نجی اسپتال کے قریب کار اور ٹرک میں تصادم حادثے میں کار سوار 4 افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق نعشوں کو کار کی باڈی کاٹ کر باہر نکالا گیا۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں بھکر سے دریا خان روڈ پر نجی اسپتال کے قریب کار اور ٹرک میں تصادم ہوا ہے۔ غلام عباس میں مزید اس حوالے سے اپڈیٹ بھی کریں گے، بتائیے گا۔ جی بالکل جی غلام عباس بتائیے گا، بھکر روڈ پر نجی اسپتال کے قریب کار اور ٹرک میں تصادم کا واقعہ پیش آیا ہے۔ جی بالکل، یہ حادثہ صبح سویرے یہ پیش آیا ہے۔ تیز رفتار کار جو ہے سامنے سے آنے والے ٹرک سے ٹکرا گئی ہے اور اس حادثے کے نتیجے میں 4 افراد جو ہے اس میں پھنس گئے تھے گاڑی میں، اور ان میں سے 3 افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے، جبکہ 2 ہوئے وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے۔ چلیں غلام عباس، آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی، بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ حادثے میں کار سوار 4 افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے اور ریسکیو حکام کے مطابق نعشوں کو کار کی باڈی کاٹ کر باہر نکالا گیا۔ خبر دے رہے ہیں آپ کو کراچی سے، لیاقت آباد سندھی ہوٹل کے قریب گودام میں آگ لگ گئی۔ فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی آگ بجھانے میں مصروف ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں لیاقت آباد سندھی ہوٹل کے قریب گودام میں آگ لگ گئی ہے۔ عدنان راجپوت ہمیں اپڈیٹ کریں۔ عدنان بتائے گا۔ جی بالکل، لیاقت آباد سندھی ہوٹل مدنی اسکول والی گلی میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ آگ کی اطلاع ملنے پر فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی کو آگ پر قابو پانے کے لیے روانہ کیا گیا ہے، جبکہ فائر بریگیڈ حکام کی جانب سے بتایا جا رہا ہے آگ گودام میں لگی تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ پلاسٹک کا گودام ہے جس میں یہ آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا تھا۔ آگ کی اطلاع ملتے ہی فوری طور پر گودام میں موجود افراد کو نکال کر محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ حکام کی جانب سے مزید بتایا جا رہا ہے کہ آگ پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاہم آگ لگنے کے باعث کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں۔ جی بہت شکریہ عدنان راجپوت۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے بھتہ خور وسیع اللہ لاکھو کے خلاف ڈسٹرکٹ سٹی پولیس کی کامیاب کارروائی۔ محکمہ داخلہ سندھ نے وفاقی محکمہ داخلہ کو خط لکھ دیا، انٹرپول کے ذریعے وسیع اللہ لاکھو کے ریڈ وارنٹ نوٹس جاری کیے جائیں۔ نذیر شاہ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کریں۔ نذیر بتائیے گا۔ دیکھیں، سندھ پولیس کو انتہائی مطلوب بھتہ خور وسیع اللہ لاکھو کے ریڈ وارنٹ نوٹس جاری کروانے کے لیے محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے وفاقی محکمہ داخلہ کو خط لکھ دیا گیا ہے، اور اس سے قبل بھیجے گئے خط میں جو اعتراضات لگا کر بھیجے گئے تھے انہیں اب مکمل کر کے بھیجا گیا ہے، اور بتایا گیا کہ یہ خط محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے سیکشن آفیسر جوڈیشل 1 کی جانب سے لکھا گیا ہے۔ اس سے پہلے محکمہ داخلہ کی جانب سے 2024 میں بھی خط لکھا گیا تھا۔ خط کے ساتھ 26 ستمبر 2024 کا خط بھی منسلک کیا گیا ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو اس سے قبل اعتراضات لگائے گئے تھے اس میں کہا گیا تھا کہ وسیع اللہ لاکھو کی ٹریول ہسٹری سمیت دیگر تفصیلات بھی بھیجی جائیں، اور اس خط میں سٹی ڈسٹرکٹ پولیس کی جانب سے مکمل تفصیلات فراہم کی گئی ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ وسیع اللہ لاکھو کس طرح غیر قانونی سفر کر کے مبینہ طور پر غیر قانونی طور پر یہ بیرون ملک فرار ہوا، اور ڈسٹرکٹ سٹی اور ایس آئی یو کی جانب سے اب تک محکمہ داخلہ سندھ کو 4 خط لکھے گئے تھے، جس کے بعد ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے 24 ستمبر 2025 کو دوبارہ سے محکمہ داخلہ سندھ کو خط لکھا، جس میں بتایا گیا تھا کہ ایس ایس پی سٹی کی جانب سے درخواست کی گئی، جس کے بعد اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ پولیس کی بڑی کامیابی ہے کہ اب مکمل تفصیلات کے ساتھ جو خط ہے اب محکمہ داخلہ وفاقی محکمہ داخلہ کو لکھا گیا، جس کے بعد اب امید کی جا سکتی ہے کہ انٹرپول کے ذریعے اگر وسیع اللہ لاکھو کے ریڈ وارنٹ نوٹس جاری ہو گئے تو اس کو گرفتار کر کے واپس پاکستان اور کراچی پولیس کو حوالے کیے جا سکتے ہیں، جس کے بعد یہ پولیس کی بڑی کامیابی ہوگی۔ جی ٹھیک ہے نذیر، بہت شکریہ۔ خبر دے رہے ہیں آپ کو لاہور سے، سی سی ڈی کا شہر میں ایک اور مبینہ پولیس مقابلہ زیر حراست ملزم ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ خواجہ رمضان مجید ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے، بتائے گا۔ جی بالکل، سی سی ڈی کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اور یہ لاہور کے علاقہ کانا کے اندر سی سی ڈی کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے۔ انتہائی مطلوب جو چور ڈاکو ڈکیت ساغر مسیح، اس کو نشاندہی کے لیے اور ریکوری کے لیے لے جایا جا رہا تھا کہ اس کے ساتھیوں نے فائرنگ پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی، اور جیسے ہی پولیس کی جانب سے فائرنگ کی گئی تو پولیس کی اور ملزم کے ساتھیوں کی فائرنگ کی زد میں آ کر ساغر مسیح جو ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ تاہم ساغر مسیح کی لاش مردہ خانہ میں منتقل کر دی گئی۔ بہت شکریہ خواجہ رمضان مجید۔
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रात गए नेशनल पुलिस एकेडमी का अचानक दौरा। वज़ीर दाखिला ने नेशनल पुलिस एकेडमी की अपग्रेडेशन के जारी कामों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नए ज़ेर तामीर हॉस्टल की तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। हॉस्टल मुकम्मल होने से ज़ेर तरबियत अफसरान को बेहतरीन रिहाइश मिलेगी, ऐसे कहना था वज़ीर दाखिला मोहसिन नफसी का। वज़ीर दाखिला ने ज़ेर तरबियत पुलिस अफसरान से मुलाकात की, सहूलतों से मुतालिक इस्तफसार किया। ज़ेर तरबियत पुलिस अफसरान का मौजूदा सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। सर के शहर शर्म अल शेख में ट्रंप मंसूबे के तहत मुज़ाकरात का दूसरा दौर ख़त्म हो गया। हमास ने गाज़ा से इसराइली अफवाज के मुकम्मल इनखला की ज़मानत पर जोर दिया है। हमास ने बताया मुज़ाकरात में इसराइली अफवाज के इनखला के नक्शों और इसराइली कैदियों के रिहाई के शेड्यूल पर बातचीत हुई। हमास ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कैदियों की रिहाई इसराइली फ़ौज के इनखला के मराहिल से मुंसलिक किया जाए। आखिरी इसराइली कैदी की रिहाई और काबिज़ अफवाज का मुकम्मल इनखला एक साथ होना चाहिए। हमास वफ़द ने हतमी जंग बंदी और इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखला के लिए बैनुल-अक़वामी ज़मानतों की ज़रूरत पर जोर दिया। हमास ने कहा गाज़ा जंग बंदी की मुकम्मल तैयारी कर ली है, मगर इसराइल अपने वादों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। गाज़ा में जंग के खात्मे की ज़मानत होनी चाहिए। गाज़ा जंग को ज़िम्मेदारी से रोकने के लिए मुकम्मल तैयारी की तस्दीक करते हैं। कतरी वज़ीर आज़म भी मिस्र पहुँच चुके हैं। आज शर्म अल शेख मुज़ाकरात में शामिल होंगे। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की इसराइली कैद से रिहाई उर्दन पहुंच गए। वीडियो पैगाम में इसराइली मजालिम से आगाह किया। बताया इसराइली फ़ौज ने हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ डाली, उन पर कुत्ते छोड़े गए, तशद्दुद किया गया। उन्होंने 3 दिन भूख हड़ताल की। समूद फ्लोटिला के 130 कारकुन अब भी इसराइल की कैद में हैं। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद से फ़ोन पर बात हुई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर बयान। कहा साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खैरियत से हैं, हौसला बुलंद है। मैंने मुश्ताक अहमद के हौसले और साबित कदमी की तारीफ़ की। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद ने फ़लस्तीनी अवाम की हमायत में समूद फ्लोटिला में शिरकत की। समूद फ्लोटिला के ज़रिए गाज़ा का मुहासरा तोड़ने और इमदाद पहुँचाने की कोशिश की गई। उन्होंने वज़ारत ख़ारजा पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वज़ारत ख़ारजा ने यूरोपीय मुल्क के मिशन के ज़रिए उनसे रब्ता किया। उर्दन में क़याम के दौरान पाकिस्तान के सफारत खाने की मुकम्मल मदद पर भी इजहार तशक्कुर किया गया। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद 9 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आएंगे इंशाअल्लाह। पेशावर में पुलिस मुकाबले में इंतहाई मतलूब मुलजिम समेत 3 मुलजमान मारे गए। हलाक मुलजमान दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, भत्ताखोरी के मुकदमात में मतलूब थे। पुलिस को सोशल मीडिया पर चैलेंज करने वाला इंतहाई मतलूब मुलजिम भी मरने वालों में शामिल है। इंतहाई मतलूब मुलजिम की शनाख्त आदम उर्फ आदमे के तौर पर हुई। पेशावर पुलिस और मुलजमान में पिंडी वाह कोहिस्तान कॉलोनी में 3 घंटे मुकाबला जारी रहा। कराची में वाटर टैंकर ने एक और नौजवान की जान ले ली। कोरंगी ज़िया कॉलोनी में वाटर टैंकर की टक्कर से 14 साला लड़का जाँ बहक हो गया। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद आसिफ खान अपनी इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके कोरंगी ज़िया कॉलोनी में वाटर टैंकर की टक्कर से 14 साला इस्माइल जाँ बहक हो गया। अहले खाना का कहना है कि इस्माइल हाफिज कुरान था और मदरसे से तालीम हासिल करने के बाद घर जा रहा था कि तेज रफ्तार वाटर टैंकर की जद में आकर जाँ बहक हो गया। नमाज पढ़ के असर की ये आए तो टैंकर जो है कि आया इलाके में पानी डालने के लिए, तो उसने जो है कि तेज़ रफ्तार के अंदर जैसे कट करने से बच्चे को गाड़ी लगी है, ये पिछले भी जो है उसके व्हील इनके सीने पे चढ़ गए और वहीं से जो है कि लेके भागे तो स्पेयर हो गए। इलाका मकीनों का कहना है कि वाटर टैंकर रोजाना की बुनियाद पर इलाके में पानी की सप्लाई के लिए आते हैं। पुलिस ने टैंकर को तहवील में लेकर हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ मोहम्मद आसिफ खान, ARY न्यूज़, कराची। बहावल नगर में सैलाबी रेलवे ने मेहनत कश हलीमा बीबी की उम्र भर की मुशक्कत से बनाए आशियाने को मिट्टी का ढेर बना दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अहमद चौधरी। सच में बरसों बाद आने वाला बदतरीन सैलाब दरियाई बेल्ट के मकीनों की हंसी बस्ती जिंदगी उजाड़ गया। वालिदैन के ख्वाब, बच्चों का मुस्तकबिल, सब कुछ सैलाबी रेले की नजर हो गया। मुज़ाफरिका में एक माँ से अपने बच्चों के साथ खुले आसमां तले दरख्त की छांव में पनाह लिए 70 साला हलीमा बीबी कहती हैं कि इनके पास छत है न रोजगार, सिर्फ गुजरे वक्त की यादें रह गई। कोई साढ़े को खाना नहीं, कोई पीना नहीं, साढ़े तो मकान बनाओ वास्ते सन बना दिते जावे तो बड़ी मेहरबानी। दरख्त थले बैठे हैं, महीना हो गया, निक्के निक्के बच्चे, कोई राशन नहीं, कोई
कोई रोजी नहीं, कोई कुछ नहीं, थां डेग पई है। गुज़श्ता एक माह से सैलाब, बारिश और तेज धूप बर्दाश्त कर रही हलीमा बीबी और इसका खानदान अपनी बका की जंग लड़ने पर मजबूर है। सैलाब तो गुजर गया मगर मुतासरीन के लिए दुखों का तूफान अभी बाकी है। हलीमा बीबी और इसका खानदान आज भी हुकूमती रिलीफ का मुंतजिर है। कैमरामैन जमील जैदी के साथ मोहम्मद अहमद चौधरी, ARY न्यूज़, बहावलनगर। खानेवाल में फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए 3,500 लीटर मिलावट शुदा दूध पकड़कर तल्फ कर दिया। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस मुबशिर अब्बास की सरबराही में फूड अथॉरिटी ने मखदूमपुर रोड पर कार्रवाई की। गाड़ी रोककर नमूने लिए गए तो मिलावट शुदा दूध निकला। मौके पर तल्फ करने के साथ साथ दूध सप्लायर पर 50,000 जुर्माना किया गया। 12 मील के इलाके में वाक़े मिल्क कलेक्शन सेंटर से मिलावट शुदा दूध दुकानों पर सप्लाई किया जा रहा है। DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना था कि शहरियों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। 8 अक्टूबर 2005 के हौलनाक ज़लज़ले को 20 बरस बीत गए। रेड जोन बालाकोट के ज़लज़ले ज़दगान आज भी अपनी आबादकारी के नामुकम्मल मंसूबे पर उम्मीद लगाए बैठे हैं। मानसहरा से ताहिर शहजाद की रिपोर्ट देखिए। 8 अक्टूबर 2005 पाकिस्तान की तारीख का वो दिन जब चंद लम्हों की उन्नाकी से बस्तियां सफा हस्ती से मिट गईं, हजारों जिंदगियां खत्म हो गईं और लाखों ख्वाब मट्टी तले दफन हो गए। आज इस क़यामत खैज सानिया को 20 बरस बीत चुके हैं मगर उन लम्हों की चीखें आज भी वादियों की फिजाओं में सुनाई देती हैं। आज हमारे ज़लज़ला को गुजरे हुए 20 साल हो गए हैं, तो अभी तक हमारे इस इलाके में किसी किस्म का भी हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। लाखों लोग बेघर हुए और हजारों इधर शहीद हुए। 20 साल बाद भी अगर हम इन इलाकों की हालत जार देखें तो बहाली के वो मंसूबे जो दावों और फाइलों में मुकम्मल दिखाई गए हकीकत में आज भी अधूरे हैं, जिनमें न्यू बालाकोट सिटी की तामीर सर फहरिस्त है। ज़लज़ले को 20 साल हो गए, ठीक है। वो जो हमारा बगरियाल सिटी वाला इशू है वो अभी तक हल नहीं हुआ। मेरी तमाम सियासी नुमाइंदों से गुजारिश है कि उसको जल्द जल्द हल किया जाए, ठीक है, क्योंकि अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 8 अक्टूबर का दिन सिर्फ यादगार नहीं, एक आईना है जो हमें याद दिलाता है कि इमदाद से ज़्यादा ईमानदारी, इनानात से ज़्यादा अमल और ताज़ियत से ज़्यादा तामीर की ज़रूरत है। ताहिर शहजाद तनोली, ARY न्यूज़, बालाकोट, मानसेरा। कराची में टूटी सड़कें और उन खस्ता हाल सड़कों से गुजरना शहरियों के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं। पाक कॉलोनी बड़ा बोर्ड की सड़क भी गुज़िश्ता कई साल से टूट फूट का शिकार है। मज़ीद जानते हैं अदनान राजपूत से। आज हम मौजूद हैं पाक कॉलोनी बड़ा बोर्ड के करीब। ये सड़क जो है बड़ा बोर्ड से सर सैयद गर्ल्स कॉलेज की जानिब जाती है, जो खस्ता हाली का शिकार है। इलाका मकीन का बताना है कि गुज़िश्ता कई सालों से इस सड़क की यही सूरत हाल है। यहाँ से गुज़रना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है। टूटी सड़क की वजह से ट्रैफिक की बदतरीन सूरत हाल भी रहती है, जबकि यहाँ से गुज़रने वाले ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल सवार अफराद जो हैं वो कई बार इन गढ़ों की वजह से हादसात का शिकार हो चुके हैं। यहाँ के मकीनों का यही बताना है कि मुतादिद बार मुतालिका इंतज़ामिया को भी इस टूटी सड़क की इतला दी गई, उसके बावजूद सड़क का मरम्मती काम नहीं किया गया। इलाका मकीन का मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इस टूटी सड़क की मरम्मत करवाई जाए ताकि यहाँ पर जो ट्रैफिक जाम की सूरत हाल रहती है उससे बचा जा सके और किसी भी हादसे का सामना ना करना पड़े। और खबर दे रहे हैं आपको, बलोच कॉलोनी पुल से शारा फैसल की जानिब जाते हुए तेज रफ्तार कार उलट गई। हादसा सुबह सवेरे ओवर स्पीडिंग के बायस पेश आया था। कार ने पुल के ऊपर कई कलाबाजियां खाई और फुटपाथ से टकरा गई। नज़ीर शाह हमें अपडेट कर रहे हैं। नज़ीर बताइएगा। देखें, ये बलोच कॉलोनी से शारा फैसल जाने वाला रास्ता है जहाँ तेज रफ्तार गाड़ी कई कलाबाजियां खाने के बाद फुटपाथ से जाकर टकरा कर रुक गई है। इस हादसे के नतीजे में कार ड्राइवर जख्मी हुआ जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और पुलिस हमारी बात हुई, उनका कहना है कि हादसा सुबह सवेरे ओवर स्पीडिंग के बाइस पेश आया था और बलोच कॉलोनी से कार सवार जब तेजी से टर्न लेने लगा तो उससे कार बेकाबू हो गई और जिसके बाद जब ये हादसा पेश आया तो ट्रैफिक की रवानी भी मुअत्तल हो गई थी। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अब लिफ्टर मंगवाकर गाड़ी को सड़क से हटाया जा रहा है और हादसे के शिकार गाड़ी बलोच कॉलोनी ट्रैफिक सेक्शन मुंतकिल की जाएगी। जी ठीक है नज़ीर, बहुत शुक्रिया। लाहौर में सुबह सवेरे मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक दर्जा हरारत में मज़ीद कमी आएगी। मज़ीद इस हवाले से बता रहे हैं हमें हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमज़ान मजीद।
لاہور میں صبح کا آغاز خوشگوار موسم کے ساتھ ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی صبح کے اوقات میں ہلکی اسموک بھی نظر آ رہی ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ اگر شہر کے درجہ حرارت کی بات کی جائے تو 28 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تاہم محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ چند روز تک موسم اسی طرح سے خشک رہے گا، جبکہ سرد موسم کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ جو اسموک کا سلسلہ ہے وہ بھی پیدا ہونا شروع ہو چکا ہے۔ شہر کے مختلف مقامات پر اسموک کے اثرات نظر آ رہے ہیں، جبکہ اسموک کا جو سلسلہ ہے اس میں آئندہ چند روز میں مزید اضافہ ہونے کا بھی امکان ہے۔ چاند معمول سے زیادہ بڑا اور روشن رواں سال کا پہلا سپر مون آج دیکھا گیا۔ پاکستان سمیت دنیا کے بیشتر حصوں میں سپر مون کا نظارہ کرنے کا خاص اہتمام کیا گیا۔ سندھ میں سپر مون کے آگے پرندہ گزرنے کا سحر انگیز نظارہ کیمرے کی آنکھ میں قید ہو گیا۔ اس موقع پر چاند زمین کے قریب ترین ہونے کی وجہ سے 6% زیادہ بڑا اور 13% زیادہ روشن ہوتا ہے، اسی لیے سپر مون کہلاتا ہے۔ خزاں کے آغاز پر ہونے والے سپر مون کو ہارویسٹ مون کہا جاتا ہے۔ برٹش ہائی کمیشن کی جانب سے مائکرو فائنانس کے موضوع پر پہلا جیوننگ پالیسی ہیکاتھون کا انعقاد کیا گیا۔ خواتین کو بااختیار بنانے کے ساتھ گھریلو صنعت کو فروغ دینے کی تجاویز بھی پیش کی۔ مائکرو فائنانس فار انکلوسیو گروتھ کے موضوع پر چیوننگ پالیسی ہیکاتھون کا ہوا شہر قائد میں انعقاد۔ مختلف شعبوں سے وابستہ چیوننگ ایلومنائی کی شرکت، شرکاء نے ویمن امپاورمنٹ اور کاٹیج انڈسٹری کے موضوع پر اپنی تجاویز پیش کی۔ برٹش ڈپٹی ہائی کمشنر کراچی لانس ڈوم مہمان خصوصی تھے۔ پرائم منسٹر اسٹیئرنگ کمیٹی کے رکن آسیہ سائل نے شرکاء سے اپنا تجربہ شیئر کیا۔ We need to get microfinance accessible to people who don't otherwise have that opportunity to get those loans so they can take their businesses forward. And so we've brought the Chevening alumni together today to come up with ideas about how we can do that. ہم 250 ملین کا ملک ہیں، ہر ایک کو نوکری تو حکومت نہیں دے سکتی، چاہے وہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہو یا نان پولیٹیکل گورنمنٹ ہو، مگر مائکرو آپ انٹرپرائزز شروع کر دیں تو سیلف سفیشینٹ ہو جائیں گے۔ ندا وسیم، جواد مظفر اور نعمان ملک پر مشتمل ٹیم ہیکاتھون کی فاتح قرار پائی۔ ججز پینل میں شامل برٹش ہائی کمیشن کے سیکنڈ سیکرٹری برائے ترقی، خوشحالی اور ماحولیات نوم روزن بوم نے تمام شرکاء کو اسناد پیش کی۔ کیمرامین مستنصر حسین کے ساتھ علی حسن، ایئر وائی نیوز کراچی۔ سعودی عرب سے $1 ارب سرمایہ کاری، اعلیٰ سعودی کاروباری وفد کی پاکستان آمد۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے سیاحت یاسر الیاس کا سعودی سرمایہ کاروں کے اعزاز میں عشائیہ۔ وفد کی قیادت پرنس منصور بن محمد ال سعود نے کی۔ عشائیے میں اعلیٰ حکام اور پاکستانی بزنس کمیونٹی کے نمائندوں نے شرکت کی۔ سعودی عرب پاکستان کا قریبی دوست اور اہم تجارتی شراکت دار ہے، ایسا کہنا تھا یاسر الیاس کا۔ سعودی سرمایہ کاری سے پاکستان میں روزگار، صنعتی ترقی کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ سردار یاسر الیاس نے مزید یہ بھی کہا کہ پاکستان سرمایہ کاری کے لیے بہترین مقام ہے، حکومت مکمل تعاون فراہم کرے گی۔ سعودی وفد کی پاکستانی بزنس کمیونٹی سے ملاقاتیں، مختلف سرمایہ کاری منصوبوں پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ منرل، زراعت، IT، توانائی، انفراسٹرکچر اور سیاحت کے شعبوں میں سرمایہ کاری پر گفتگو ہوئی۔ دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ سرمایہ کاری کے منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا۔ پاک سعودیہ اقتصادی تعلقات نئی بلندیوں کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ جنوبی افریقہ کرکٹ ٹیم 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھیلنے پاکستان پہنچ گئی۔ جنوبی افریقہ اور پاکستان کے درمیان پہلا ٹیسٹ 12 اکتوبر سے لاہور میں ہوگا، دوسرا 20 اکتوبر سے راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ پروٹی اسکواڈ ایڈن مارکم کی قیادت میں لاہور پہنچا۔ ٹیم میں کیکسو بادہ اور دیگر کھلاڑی بھی شامل تھے جو اسکواڈ کا حصہ ہیں۔ ICC ویمنز ورلڈ کپ میں پاکستان کو پہلی جیت کی تلاش۔ گرلز ان گرین آج دفاعی چیمپئن آسٹریلیا سے مقابلہ کریں گی۔ میچ سے پہلے قومی ٹیم کی پریکٹس۔ اوپنر سدرا امین کہتی ہیں کینگروز کے خلاف میچ اہم ہے، جیتنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ بہت مشکل ہے کیونکہ سٹارٹ میں بال بہت زیادہ سیم بھی کر رہا ہے۔ ایشیا میں ہم نے بہت زیادہ میچز کھیلے ہیں تو کبھی اس طرح سے کنڈیشن نہیں فیس کی۔ مجھے تو لگ رہا ہے ایسی کنڈیشن ہم نے آسٹریلیا میں فیس کی ہے۔ آسٹریلیا از اے گڈ سائڈ، بٹ یہی ہے کہ اگین ہم کس طرح ٹیکل کرتے ہیں چیزوں کو۔ بگ گیم فار اس ایز اے ٹیم اینڈ ایز اے انڈیویجول، وی ہیو ٹو لائک اسٹیپ اپ۔ اور اب ٹیک نیوز۔ ٹیسلا نے ایک اور حیرت انگیز مہارت والا روبوٹ بنا لیا۔ ایلان مسک نے ایکس پر جدید ہیومنوائڈ روبوٹ کی ویڈیو سمیت
पोस्ट कर दी। इंसान नुमा रोबोट कंग फू सीखने और अपने दिफा की तकनीकों का मुजाहरा करता है। टेस्ला का ये ऑप्टिमस रोबोट मुतवक्के तौर पर अगले साल में मार्केट में पेश किया जाएगा। मुआशरे की तल्ख हकीकतों को बेनकाब करता एक और ड्रामा शरपसंद आज रात से AIY डिजिटल पर शुरू हो रहा है। ड्रामा मुआशरे के ऐसे किरदारों की अक्कासी करता है जिनका काम ही लोगों की ज़िंदगी में शर फैलाना है। ड्रामे का टाइटल स्विंग लेजेंडरी गुलकार राहत फ़तेह अली खान और उनके बेटे शाहजमान अली खान ने गाया है। नुमाया अदाकारों में नुमान एजाज, हरीम फारूक, हिरा मानी और अफान वहीद, एहसन तलाश और दीगर शामिल हैं। तो देखना ना भूलिएगा हर बुध और जुमेरात को रात 8 बजकर सिर्फ AIY डिजिटल पर। कुछ बताती नहीं हो कि क्या हो रहा है मोहल्ले में? कोई तो चिंगारी उठी होगी। इधर आग लगा गए हैं ना फरासत अंकल हमारे। सनम प्लीज बस कर दो। हमारी आंखों पे फरासत अंकल की पट्टी चढ़ चुकी है। आपने कहा था हफ्सा से मेरा बदला लेंगे, तो मेरा नसीब छीन के जीत गई। अभी तो मंगनी हुई है, शादी तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। शाजिया मैंने का रिश्ता खत्म तो बस खत्म। मेरी बेटी को रुलाया ना, तुम्हें भी रोना होगा। हमें अफसा के लिए लड़ना चाहिए। मैं और सनम है ना आपके साथ। परसों की साख है फरासत जी की, ऐसे नहीं बन जाती चंद दिनों में। देखा कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। निहायत ही झूठे और बेवफा होते हैं ये मर्द। ऐसा लगता है जैसे तुम मर्दों के हाथ में सर्टिफिकेट है हम औरत की इज्जत की धज्जियां उड़ाने का। अब तक इतना ही।